हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को याद तो है ना बच्चों कि एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने पाठ्यपुस्तक से सभी सवालों को हल करना है और दिए गए पाठ को भी पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। और हाँ बच्चों, कॉपी में बताई गई जरूरी बातों को भी नोट जरूर करते जाना है। उससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा जो एग्जाम के टाइम आपको बहुत मदद करेगा। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 में गणित का पाठ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। उसके बाद बच्चों हम सामाजिक विज्ञान में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। बच्चों, कक्षा 9 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए विज्ञान में इलेक्ट्रिसिटी पाठ को और आगे पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का भाग 7 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा था घनाभ और घन का आयतन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेलन का आयतन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। बेलन का आयतन शुरू करने से पहले एक बार हम बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र को दोहराते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुने पाई गुने आर गुने एच के, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुने पाई गुने आर योग एच के। अब हम शुरू करते हैं बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो यहाँ पर आकृति में आप देख पा रहे हैं कि बेलन की 2 वृत्ताकार आधार होती है और उसकी कुछ ऊंचाई होती है। तो बेलन का आयतन भी हम घनाभ और घन की तरफ ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बराबर था आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बेलन का आयतन बराबर वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर वर्ग के। तो यहाँ से हमें बेलन का आयतन प्राप्त हो रहा है पाई आर वर्ग गुने एच, यानी कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई गुने आर वर्ग गुने एच के, जहाँ आर वृत्ताकार आधार की त्रिज्या है और एच ऊंचाई है। तो यहाँ पर हमें अब बेलन का आयतन का सूत्र प्राप्त हुआ है, जो कि बराबर होता है पाई गुने आर वर्ग गुने एच के। चलिए अब हम बेलन के सूत्रों का प्रयोग करके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं। यदि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो ऐसे 14 खंभे बनाने में कितना कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। यानी कि इस प्रश्न में हमें कहा गया है कि किसी मंदिर के खंभे बेलन आकार के हैं और प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्तीय क्षेत्र है और उसकी ऊंचाई 10 मीटर है, और हमें ज्ञात करना है कि इस तरह के 14 खंभे को बनाने में कितना कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। तो कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता हम ज्ञात कर पाएंगे अगर हमारे पास खंभे का आयतन हो। तो चलिए पहले हम ज्ञात करना शुरू करते हैं एक बेलनाकार खंभे का आयतन। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं,
सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है बेलन के आधार की त्रिज्या जो कि बराबर है 20 सेंटीमीटर के और बेलन की ऊंचाई जो कि बराबर है 10 मीटर के। यहाँ पर हमें जो माप दिया गया है उसकी इकाई एक बराबर नहीं है, तो चलिए पहले इस इकाई को बराबर करते हैं। यहाँ पर हम बेलन की ऊंचाई जो कि मीटर में दी गई है उसे हम बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो हम 10 मीटर को लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो भी माप दिए गए हैं वो एक ही मात्रक के हैं, तो चलिए अब हम बेलन के आयतन के सूत्र द्वारा इस बेलनाकार खंभे का आयतन ज्ञात करते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई गुने आर वर्ग गुने एच के। तो हमारे इस बेलनाकार खंभे का आयतन भी बराबर होगा पाई गुने आर वर्ग गुने एच के। तो चलिए अब हम यहाँ पर पाई, आर और एच के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम यहाँ पर इनके मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 22/7 गुने 20 गुने 20 गुने 1000 सेंटीमीटर घन, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 88,00,000/7 सेंटीमीटर घन, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8.8/7 मीटर घन, क्योंकि 1,00,00,00 सेंटीमीटर घन बराबर होता है 1 मीटर घन के। तो अब हमारे पास एक बेलनाकार खंभे का आयतन आ गया है जो कि बराबर है 8.8/7 मीटर घन के। तो अब हमें ज्ञात करना होगा 14 बेलनाकार खंभे का आयतन। तो 14 बेलनाकार खंभे का आयतन बराबर होगा एक बेलनाकार खंभे का आयतन गुने 14 के। तो चलिए अब हम एक बेलनाकार खंभे का आयतन के मान को प्रतिस्थापित करके इस तरह के 14 बेलनाकार खंभे का आयतन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हमें 14 बेलनाकार खंभे का आयतन प्राप्त होगा 8.8/7 गुने 14 मीटर घन, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 17.6 मीटर घन। तो अब हमारे पास 14 बेलनाकार खंभे का आयतन आ गया है जो कि बराबर है 17.6 मीटर घन के। तो यहाँ से हम यह भी कह सकते हैं कि 14 खंभे के लिए हमें 17.6 मीटर घन कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। तो इस तरह हमने इस प्रश्न को सूत्रों द्वारा हल किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय 2200 रुपए है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपए प्रति मीटर वर्ग है तो ज्ञात कीजिए। पहला है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आधार की त्रिज्या और तीसरा बर्तन की धारिता। यानी कि इस प्रश्न में हमें बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय दिया गया है और पेंट कराने का दर भी दिया गया है। तो इन दोनों का प्रयोग करके क्या हम बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? आइए देखते हैं। बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं हम लिखते हैं सबसे पहले कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है बेलनाकार बर्तन की लंबाई जो कि बराबर है 10 मीटर के। तो चलिए अब हम ज्ञात करना शुरू करते हैं बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ समझ आएगा कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं अगर हम कुल व्यय को भाग दें पेंट कराने का दर प्रति मीटर वर्ग से, क्योंकि हम अपने पिछले प्रश्नों में इसका प्रयोग करते हैं जब हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और पेंट कराने का दर दिया हुआ होता है तो हम कुल व्यय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को गुणा करके पेंट कराने की दर से ज्ञात करते हैं। तो उसी सूत्र को प्रयोग करके हम यहाँ पर आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब हम इनके मापों को यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इनके मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा
2200 बटे 20 रुपए प्रति मीटर वर्ग। तो यहाँ से हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा 110 मीटर वर्ग। तो इस तरह हमने आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रयोग करके, जो कि अभी हमने प्राप्त किया है और वो बराबर है 110 मीटर वर्ग के। तो चलिए अब हम बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र को प्रतिस्थापित करके और उसे समीकरण करेंगे 110 मीटर वर्ग के। तो हमें प्राप्त होगा 2 गुने 22 बटे 7 गुने 8 गुने 10 मीटर बराबर 110 मीटर वर्ग। यहाँ से जब हम r के लिए हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 110 गुने 7 बटे 10 गुने 2 गुने 22 मीटर, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा r बराबर 1.75 मीटर। तो इस तरह हमने आधार की त्रिज्या भी ज्ञात कर ली है, जो कि बराबर है 1.75 मीटर के। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे बर्तन की धारिता। बर्तन की धारिता हम ज्ञात कर सकते हैं बेलन के आयतन का सूत्र का प्रयोग करके, जो कि बराबर होता है पाई गुने r वर्ग गुने h के। तो चलिए यहाँ पर हम अब पाई, r और h के मान को प्रतिस्थापित करके बर्तन की धारिता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22 बटे 7 गुने 1.75 गुने 1.75 गुने 10 मीटर घन, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 96.25 मीटर घन। यहाँ पर हमने बर्तन की धारिता ज्ञात करी है मीटर घन में, लेकिन हम धारिता हमेशा लीटर, किलोलीटर या मिलीलीटर में ज्ञात करते हैं। तो चलिए इस मीटर घन को अब हम बदलते हैं किलोलीटर में। तो यहाँ से हमें बर्तन की धारिता प्राप्त हो जाएगी 96.25 किलोलीटर, क्योंकि 1 मीटर घन बराबर होता है 1 किलोलीटर के। तो इस तरह हमने बर्तन की धारिता भी ज्ञात कर ली है और इसी के साथ यह प्रश्न भी पूरी तरह से हल हो गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, शीशे की एक पेंसिल, लेड पेंसिल, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में हमें कहा गया है कि एक पेंसिल है जिसके अंदर एक ठोस बेलन ग्रेफाइट डालकर बनाई गई है। हमें पेंसिल का व्यास भी दिया गया है और ग्रेफाइट का व्यास भी दिया गया है और पेंसिल की लंबाई दी गई है। हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है पेंसिल का व्यास जो कि बराबर है 7 mm का और ग्रेफाइट का व्यास जो कि बराबर है 1 mm का। इस आकृति में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह आकृति को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है। और हमें दी गई है यहाँ पर पेंसिल की लंबाई जो कि बराबर है 14 सेंटीमीटर के। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम यहाँ पर ग्रेफाइट और पेंसिल का आयतन ज्ञात करेंगे। किसी भी चीज का आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके पेंसिल और ग्रेफाइट की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। पेंसिल की त्रिज्या को हमने यहाँ पर मान लिया है बड़े वाला r। तो यहाँ पर पेंसिल की त्रिज्या हमें प्राप्त हो रही है 7/2 mm यानी कि 0.35 सेंटीमीटर। और ग्रेफाइट की त्रिज्या को हमने यहाँ पर मान लिया है छोटा r जो कि बराबर होगा 1/2 mm के यानी कि 0.05 सेंटीमीटर के। तो इस तरह हमने ग्रेफाइट और पेंसिल की त्रिज्या ज्ञात कर ली है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन हम ज्ञात करेंगे बेलन की आयतन के सूत्र द्वारा। तो हमें प्राप्त होगा ग्रेफाइट का आयतन बराबर पाई गुने r वर्ग गुने h,
जब हम यहाँ पर पाई, आर और एच के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 22/7 गुने 0.05 गुने 0.05 गुने 14 सेंटीमीटर घन, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.11 सेंटीमीटर घन। तो इस तरह हमने ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कर लिया है। अब हमें ज्ञात करना था लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं जब हम पेंसिल के आयतन को घटाएंगे ग्रेफाइट के आयतन से। तो हमें प्राप्त होगा पाई गुने बड़े वाला आर का वर्ग गुने एच घटा पाई गुने छोटे वाले आर का वर्ग गुने एच। यहाँ से जब हम पाई को उभयनिष्ठ लेंगे तो हमें प्राप्त होगा पाई गुने बड़े वाला आर का वर्ग घटा छोटे वाले आर का वर्ग गुने एच। तो चलिए अब हम यहाँ पर पाई, बड़े वाला आर, छोटे वाला आर और एच के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। तो हमें यहाँ से लकड़ी का आयतन प्राप्त होगा 22/7 गुने 0.35 का वर्ग घटा 0.05 का वर्ग गुने 14 सेंटीमीटर घन, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 22/7 गुने 0.4 गुने 0.3 गुने 14 सेंटीमीटर घन, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लकड़ी का आयतन बराबर 5.28 सेंटीमीटर घन। तो इस तरह हमने इस प्रश्न में ग्रेफाइट का आयतन भी ज्ञात किया, जो कि बराबर है 0.11 सेंटीमीटर घन के, और लकड़ी का आयतन भी ज्ञात किया, जो कि बराबर है 5.28 सेंटीमीटर घन के। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह हम सूत्रों का प्रयोग करके प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पा रहे हैं। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बेलन का आयतन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे शंकु का आयतन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 9वीं का अध्याय 13 पढ़ने जा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। डेली टेस्ट 6। डेली टेस्ट 6। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से घनाभ के आयतन का सही सूत्र कौन सा है? ए पाई आर गुना एच प्लस आर, बी पाई आर गुना एच प्लस 2r, सी एल गुना बी गुना एच, डी पाई आर एच माइनस आर। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से घन के आयतन का सही सूत्र कौन सा है? ए की घात 3, बी पाई आर गुना एच प्लस 2r, सी पाई आर एच, डी पाई आर एच माइनस आर। प्रश्न 3, लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन क्या होगा? ए 60 सेंटीमीटर क्यूब, बी 20 सेंटीमीटर क्यूब, सी 24 सेंटीमीटर क्यूब, डी 48 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न 4, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? ए 125 सेंटीमीटर वर्ग, बी 275 सेंटीमीटर वर्ग, सी 64 सेंटीमीटर क्यूब, डी 550 सेंटीमीटर वर्ग। प्रश्न 5, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन क्या होगा? ए 600 सेंटीमीटर क्यूब, बी 620 सेंटीमीटर क्यूब, सी 240 सेंटीमीटर क्यूब, डी 750 सेंटीमीटर क्यूब। सही उत्तर है प्रश्न 1 का सी, प्रश्न 2 का ए, प्रश्न 3 का ए, प्रश्न 4 का सी, प्रश्न 5 का डी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है आपके भूगोल के पाठ प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी का दूसरा भाग। आज के वीडियो में हम जानेंगे वनस्पति के अन्य प्रकारों के बारे में और हम वन्य प्राणियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। दोस्तों, इन वनों का विस्तार भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में है।
यहाँ 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसमें वृक्ष अपनी पत्तियों को एक साथ 1.5 से 2 महीने तक के लिए गिरा देते हैं। इसलिए वृक्ष काफी समय तक पत्ता रहित रहते हैं। इस कारण इन वनों का नाम पतझड़ वन भी पड़ा। दोस्तों, नमी की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा गया है। जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उन्हें आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है, और जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उन्हें शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। इन वनों में ही खास पशु पक्षी पाए जाते हैं, जैसे कि सिंह और शेर, जंगली सूअर, हिरन और हाथी की प्रधानता है। यहाँ अलग अलग तरीके के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए आदि भी पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियों के बारे में। दोस्तों, इस प्रकार की वनस्पति उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है और यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और यहाँ अनेक प्रकार के कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, इन वनों के अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के आर्द्र शुष्क क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र आदि सम्मिलित है। यहाँ खजूर और नागफनी, जिसे अंग्रेजी में कैक्टस कहा जाता है, इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। इन वनों में चूहे, खरगोश, ऊंट, भेड़िए, जंगली गधे और लोमड़ियों जैसे वन्य प्राणी पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पर्वतीय वनों की। दोस्तों, पर्वतीय वनों में भी बहुत सी विविधता है। हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, लॉरेल तथा चेस्टनट वृक्षों की प्रधानता है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्पूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इससे भी अधिक ऊंचाई पर, जो कि लगभग 3600 मीटर से अधिक है, यहाँ पर एल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। इनमें सिल्वर फर, जूनियर पाइन मुख्य है। दोस्तों, जैसे जैसे हम हिम रेखा के निकट बढ़ते जाते हैं, वैसे ही वृक्षों का कद घटता जाता है। तेज हवा के कारण वृक्षों का आकार भी टेढ़ा मेढ़ा होता जाता है और एक समय बाद इन वृक्षों की संख्या नगण्य हो जाती है। अब आखिरी वनस्पति जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मैंग्रोव या डेल्टाई वन। यह एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई और दलदल प्रदेशों में पाई जाती है। दोस्तों, यह वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदरूनी तटीय भागों में पाई जाती है। दोस्तों, इन वृक्षों की जड़ें पानी के ऊपर तक निकली होती हैं। ऐसा लगता है मानो पक्षियों के पंजे पानी में धंसे हुए हों। सुंदरवन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए, सांप आदि भी पाए जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी चर्चा वनस्पति के प्रकारों पर खत्म होती है। अब हम बात करेंगे वन्य प्राणियों के बारे में। दोस्तों, वनस्पति की तरह भारत वन्य प्राणियों में भी धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। स्तनधारी जीवों में
हाथी यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये भारत के उष्णार्द्र वनों में पाए जाते हैं। भारत में एक सींग वाला गैंडा भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर है, जो कि असम के दलदली क्षेत्रों में रहता है। भारतीय भैंसा, नीलगाय, छोटा मृग और विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। गुजरात के गिर जंगल में भारतीय सिंहों का प्राकृतिक निवास स्थान है। भारतीय बाघ का निवास स्थान पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमालयी क्षेत्रों के वन प्रदेश है। इसके अलावा नदियां, झील तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। दोस्तों, पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां घड़ियाल पाया जाता है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि भारत में कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं, लेकिन आखिर वन्य प्राणियों का हमें क्या लाभ है? चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पशु हमें अलग अलग प्रकार का आहार देते हैं और ये परिवहन और कृषि कार्यों में भी मदद करते हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े हमें फसलों और फूलों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों को मार देते हैं और इस तरह उन पर जैविक नियंत्रण करते हैं। दोस्तों, पशुओं की पाई जाने वाली प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र के सफल संचालन में अहम योगदान रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में पशुओं के योगदान को नजर में रखते हुए उनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली पशुओं की प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए सरकार ने कई कार्यों की शुरुआत की है। इसमें से एक कार्य था देश में 14 जीव मंडल निचय स्थापित करना। इन जीव मंडल के उदाहरण हैं सिमलीपाल, काजीरंगा, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी आदि। इसके अलावा 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की भी योजना बनाई गई है। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। एक बार नजर डालते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने वनस्पति के अन्य प्रकारों पर चर्चा की और हमने वन्य प्राणियों पर भी चर्चा की। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत, भूमि एवं लोक में से पाठ 5 जरूर पढ़िएगा, इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए। अगले वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।
हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्युत पाठ का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पार्श्वक्रम संयोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं और आखिरी में हम तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिरोधकों के निकाय। प्रतिरोधकों को दो तरह के संयोजन में रखा जा सकता है। पहला संयोजन है श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा संयोजन है पार्श्वक्रम संयोजन। तो आइए शुरू करते हैं श्रेणीक्रम संयोजन से। अभी जो आप अपने स्क्रीन के सामने चित्र देख रहे हैं, ये श्रेणीक्रम संयोजन का चित्र है। आप देख सकते हैं इस चित्र में जो पहले प्रतिरोधक का निचला सिरा है वो दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और ऐसे ही आगे। तो ये होता है श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन में हर प्रतिरोधक में समान धारा होती है। श्रेणीक्रम संयोजन में कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर का योग होता है। तो ये जो बातें हैं श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में, ये आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन में जो हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो विभवांतर है वो दोनों प्रतिरोधकों में जो विभवांतर होगा उसके योग के बराबर होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2। ओम के नियम से जो V होगा वो तो I R इक्विवेलेंट होगा या RS होगा, इक्वल टू I R1। R1 में जो विभवांतर है I R1 प्लस I R2, ये जो R2 में विभवांतर है। इसके बाद जो I है वो दोनों प्रतिरोधकों में एक समान है, तो I कट जाएगा और जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो RS आ जाएगा बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पर अगर 10 प्रतिरोधक भी श्रेणीक्रम संयोजन में लगे होते तो हमें क्या करना था, जो हमारा इक्विवेलेंट R आता वो बराबर होता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे करते करते R10 तक, ऐसे ही 20 के लिए, ऐसे ही 30 के लिए। तो ये होता है श्रेणीक्रम संयोजन में R इक्विवेलेंट। आप इस तरीके को अच्छे से समझ लें और अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं पार्श्वक्रम संयोजन की। आपके सामने जो चित्र आया है अभी स्क्रीन पर वो पार्श्वक्रम संयोजन का चित्र है। पार्श्वक्रम संयोजन में कुछ इस प्रकार से प्रतिरोधक लगते हैं। इसके अलावा कुछ बातें पार्श्वक्रम संयोजन के बारे में। पार्श्वक्रम संयोजन में हर प्रतिरोधक में समान विभवांतर होता है। जैसे वहां पर हर प्रतिरोधक में समान विद्युत धारा होती थी, वैसे ही यहाँ पर हर प्रतिरोधक में समान विभवांतर होता है। कुल विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा का योग होता है पार्श्वक्रम संयोजन में। आप इन दोनों बातों को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब बात करते हैं पार्श्वक्रम संयोजन में जो R इक्विवेलेंट होता है कि वो कैसे निकालते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि जो विद्युत धारा होती है वो प्रत्येक प्रतिरोधकों में जो विद्युत धारा है उसके योग के बराबर है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। मैं ओम का नियम लगाऊंगा तो I हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट।
I1 हो जाएगा V/R1, I2 हो जाएगा V/R2। जब V कटेगा, क्योंकि V जो है वो दोनों प्रतिरोधकों में बराबर है, तो V जब कट जाएगा तो हमारे पास आखिरी में आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये जो होता है ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है पार्श्वक्रम संयोजन में। अगर यहाँ पर 5 प्रतिरोधक होते तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। और वहीं अगर 10 होते तो वो 10 तक चले आता, R10 तक चले आता, 20 होते तो R20 तक चले आता और ऐसे ही चलते जाता। तो पार्श्वक्रम संयोजन में जो ये फॉर्मूला आता है आप समझ लीजिए कि इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसको अपनी कॉपियों में भी लिख लीजिए। अब बात करते हैं विद्युत के तापीय प्रभावों के बारे में। तो जो स्रोत ऊर्जा होती है वो लगातार गर्मी के रूप में निकलती है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जहां पर बल्ब जलता है तो जहां पर बल्ब जलता है उसके आसपास थोड़ा गर्म माहौल हो जाता है। तो होता क्या है, जो विद्युत है वो गर्मी अपने अंदर से निकालती है, तो वहीं से आता है विद्युत के तापीय प्रभाव। यह प्रभाव विभिन्न उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि इस्त्री। आपने अपने घर में इस्त्री देखी होगी जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, तो उस इस्त्री में ये विद्युत के तापीय प्रभावों का उपयोग किया जाता है। लेकिन विद्युत की जो तापीय प्रभाव है उसकी वजह से हमें काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है, क्योंकि इससे जो विद्युत है वो ज्यादा खर्च होती है। ये भी एक इसका नुकसान है, लेकिन इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं। बात करते हैं निवेशित शक्ति की। तो जो निवेशित शक्ति का फॉर्मूला होता है वो होता है P = VI। आइए अब देख लेते हैं T समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा का फॉर्मूला। तो वो होता है H = VIT। तो अगर हम V की जगह IR लिखें तो ये हो जाएगा H = I²RT। तो ये जो है T समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा का फॉर्मूला है। तो आप ये चीज अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पार्श्वक्रम संयोजन के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने तापीय प्रभाव पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी और मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीज़ें विज्ञान की NCERT से पढ़ लीजिए। आने वाली वीडियो में हम लोग सबसे पहले तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का अगला भाग अर्थात चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस भाग को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे बिंदु हैं वियतनामी गृहयुद्ध और अमेरिका, हो ची मिन्ह मार्ग तथा अमेरिकी असफलता और वियतनाम एकीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिनेवा समझौता से दो वियतनामी राज्यों का जन्म तो अवश्य हो गया, परंतु स्थायी शांति की उम्मीद नहीं के बराबर थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में जहां साम्यवादी सरकार थी, वहीं दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित सरकार थी। जिनेवा समझौता में यह कहा गया था कि अगर जनता चाहे तो मध्य 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जा सकता है। उसी समय से वियतनामी जनता उसके एकीकरण के पक्ष में आवाज उठा रही थी, जिसे उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन था, जबकि दक्षिणी वियतनाम की जनता शांतिपूर्ण प्रयासों से चूक गई। दोस्तों, 1961 ईस्वी तक
स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दक्षिण वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका, जो कि दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था, उसने 1961 के सितंबर में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम की हो ची मिन्ह सरकार को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और 1962 के शुरुआत में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम की मदद के लिए सौगान भेज दिया। दोस्तों, बौद्ध जनता धार्मिक असहिष्णुता के कारण आत्मदाह कर रही थी। इसी को लेकर 1963 ईस्वी में सेना ने विद्रोह कर न्यो दीन दियम को मार दिया और सैनिक सरकार की स्थापना हुई, परंतु यह भी प्रतिक्रियावादी थी। इस तरह सरकारों का आना जाना लगा रहा, मगर किसी की भी नीति नहीं बदली और वियतनाम का संघर्ष चलता रहा। 5 अगस्त 1964 ईस्वी में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कुछ सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। तब अमेरिका को चेतावनी भरी धमकियां रूस और चीन के द्वारा दी गई, परंतु इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध काफ़ी हिंसक और यातनापूर्ण था। इस युद्ध में खतरनाक हथियारों, टैंकों और बम वर्षक विमानों का व्यापक प्रयोग किया गया था। साथ ही रासायनिक हथियारों, नापाम, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी और अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था। अमेरिका ने यहाँ पर इतने बम बरसाए जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराए थे। अमेरिका की इस तरह की कार्रवाइयों का विरोध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। काफ़ी मात्रा में खर्च के बावजूद अमेरिका ने यह युद्ध रोका नहीं, क्योंकि अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। दूसरी तरफ वियतनामी अब साम्यवाद या किसी अन्य बातों के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। यहाँ तक कि वियतनामी महिलाएं अपने पीठ पर बच्चों को बांधे, फुल पैंट पहने, हाथों में बंदूक लिए गश्ती लगाती या सीधे युद्ध में शामिल होती देखी जा सकती थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हो ची मिन्ह मार्ग की। उत्तर से दक्षिण वियतनाम तक सैनिक साजो सामान और रसद पहुंचाने के लिए वियत मिन्ह द्वारा हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग का सहारा लिया गया। यह मार्ग वियतनाम के बाहरी इलाकों में लाओस और कंबोडिया होता हुआ उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम पहुंचता था। इस मार्ग की अनेक शाखाओं द्वारा उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम पहुंचा जा सकता था। दोस्तों, प्रतिमाह 20,000 उत्तरी वियतनाम के योद्धा इस मार्ग द्वारा दक्षिणी वियतनाम पहुंचते थे। इस मार्ग में जगह जगह पर घायल सैनिकों के लिए चिकित्सालय और सैनिक छावनियां बनी हुई थी। रसद तथा अन्य सामग्रियां इसी मार्ग से भेजी जाती थी। ज़्यादातर सामानों की ढुलाई महिलाएं ही करती थी। अमेरिका ने इस मार्ग को बहुत बार नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ बम भी बरसाए, लेकिन वियतनामी इसकी मरम्मत कर देते थे। दोस्तों, वियतनाम पर अमेरिका के द्वारा किए गए सैनिक कार्रवाइयों की अब हॉलीवुड भी निंदा करने लगा था। अब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज़ ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर अमेरिका के अत्याचार पर फिल्में बनने लगी। दूसरी तरफ निक्सन अमेरिका चुनाव में जीत हासिल कर नया राष्ट्रपति बना। वियतनाम समस्या तथा इसके समाधान की जिम्मेदारी अब निक्सन के ऊपर थी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता ही जा रहा था। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजनाओं की घोषणा की। इसमें कहा गया, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहें। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी प्रकार की लड़ाइयाँ बंद रहेंगी। युद्ध विराम का अर्थ समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। परंतु इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके बाद
अमेरिकी सेनाओं ने पुनः बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेंगी। इसके बाद 24 अक्टूबर 1972 को वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया, परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया, लेकिन वियतनाम ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार अमेरिका के द्वारा इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से भी ज़्यादा आंकी गई। हनोई भी इस बमबारी में ध्वस्त हो गया। दोस्तों, अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। समझौते की मुख्य बातें थी, युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह कर एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया और अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। दोस्तों, 7 दशकों से ज़्यादा चलने वाला यह अमेरिका वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में लगभग 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुए, जिसमें सर्वाधिक व्यय अमेरिका का था। अमेरिका के 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए, लगभग 3 लाख सैनिक घायल हो गए। दक्षिण वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 4,800 हेलीकॉप्टर और 3,600 टैंक नष्ट हो गए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका, हो ची मिन्ह मार्ग तथा अमेरिकी असफलता और वियतनाम एकीकरण इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। उत्तरी वियतनाम में कैसी सरकार थी? साम्यवादी सरकार, पूंजीवादी समर्थित सरकार, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। दक्षिण वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1961, 1941, 1951, 1971। अमेरिका द्वारा वियतनाम पर हमले करने के बाद किसने उसे चेतावनी भरी धमकियां दी? रूस, चीन, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग से एक महीने में लगभग कितने सैनिक दक्षिण वियतनाम जाते थे? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। युद्ध में लगभग कितना खर्चा हुआ? 9,855 करोड़ डॉलर, 8,000 करोड़ डॉलर, 7,599 करोड़ डॉलर, 8,599 करोड़ डॉलर। दोस्तों, इनके सही उत्तर हैं आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।